नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम ज़ील पर। क्या आपने कभी कामसूत्र के बारे में सुना है, लेकिन इसे सिर्फ एक यौन ग्रंथ मानकर नजरअंदाज कर दिया हो? तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। प्लीज दोस्तों, अगर आप 18 साल से कम एज के हो तो इस वीडियो को मत देखना। आज के इस वीडियो में हम वात्स्यायन द्वारा लिखित इस अद्भुत ग्रंथ का सारांश प्रस्तुत करेंगे। यह वीडियो न केवल आपको कामसूत्र की सच्चाई बताएगा, बल्कि इसके पीछे की संस्कृति और दर्शन को भी उजागर करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ज्ञान, समझ और प्रेम का ऐसा दृष्टिकोण मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी न सोचा हो। चैप्टर 1। यह पुस्तक 21वीं सदी में बेहतरीन सेक्स करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह उस चीज को बदलने का प्रयास करती है जिसे बड़े पैमाने पर तात्कालिक संतुष्टि तक सीमित कर दिया गया है और एक अधिक कामुक अनुभव में बदल देती है। इस पुस्तक को लिखने में मेरी प्रेरणा डॉ एलेक्स कम्फर्ट, अनंगारंगा के अनुवादक, द्वारा न्यू स्टेट्समैन में एक पाठक को दिए गए इस उत्तर में सबसे अच्छी तरह से अभिव्यक्त की गई है। श्री साइमन रेवेन सेक्स को एक अतिरंजित सनसनी मानते हैं जो केवल 10 सेकंड तक चलती है, और फिर आश्चर्य करते हैं कि किसी को मध्य युगीन भारत की कामुक पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद करने की जहमत क्यों उठानी चाहिए। ऐसा करने का एक अच्छा कारण यह है कि हमारी संस्कृति में अभी भी ऐसे लोग हैं जो सेक्स को केवल 10 सेकंड तक चलने वाली एक अतिरंजित सनसनी मानते हैं। श्री साइमन रेवेन अपने तरीके से सोचने वाले अकेले नहीं थे। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा, ये सब प्रलोभन वाली बातें बकवास हैं। सेक्स गर्म और तेज होता है। जब शेर सेक्स करता है तो मादा उसे जानती है, सिवाय इसके कि हम जानवर नहीं हैं। हाँ, अपने साथी के ऊपर खुद को फेंकना और कुछ ही सेकंड में स्खलन तक पहुंचना संभव है, लेकिन जैसा कि पत्रकार और लेखक यास्मीन अली भाई ब्राउन कहते हैं, संभोग और एक अनुभव के बीच अंतर है। हमारे पशुओं को उन्नत करने के लिए आनंद के अधिक परिष्कृत रूप की ओर झुकाव के कारण मैंने कामसूत्र की ओर रुख किया, जो लिखे जाने के हजारों साल बाद भी एक महत्वपूर्ण रचना है। वात्स्यायन द्वारा 3री शताब्दी में संकलित कामसूत्र प्राचीन भारत के कामुक प्रेम पर ग्रंथों के समूह में सबसे पुराना और सबसे उल्लेखनीय है, जिसे सामान्य रूप से कामशास्त्र के रूप में जाना जाता है। कामसूत्र प्रेम करने की कला में गहराई से जाता है और दिखाता है कि यह कैसे परिष्कृत और बेहद आनंददायक हो सकता है। यह फोरप्ले और लव मेकिंग के हर कार्य का हर संयोजन प्रदान करता है। आखिरकार हम मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र प्रजाति हैं जो सचेत रूप से पारस्परिक आनंद बनाने और उसका आनंद लेने में सक्षम है। और यह केवल क्षणिक शारीरिक आनंद नहीं था। प्राचीन पूर्वी संस्कृतियों का मानना था कि एक स्थिर समाज और एक स्थिर विवाह का रहस्य बेहद अच्छा सेक्स था। विवाह स्वर्ग का मार्ग था और सेक्स आपको वहां पहुंचाने का वाहन था, और इसलिए कामसूत्र और इसके साथी मैनुअल को दिव्य कार्य माना जाता था। निर्देश। कामसूत्र को अन्य समान ग्रंथों से अलग करने वाली बात यह है कि इस पुस्तक को संकलित करते समय वात्स्यायन ने वह किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अंतिम लिंग मिथक को तोड़ा। सदियों से धार्मिक विश्वास यह मानता रहा है कि एक महिला के पास आनंद का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उसका आनंद पुरुष पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, एक महिला का कामोन्माद एक पुरुष के कामोन्माद का परिणाम था। कामसूत्र में कहा गया है कि न केवल महिलाओं के पास आनंद का एक स्वतंत्र स्रोत है, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए पुरुष की आवश्यकता भी नहीं है। यह विश्वास उस समय इतना विवादास्पद था कि इसने बहुत हलचल मचा दी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुस्तक को हमेशा के लिए मानचित्र पर ला दिया। हालांकि जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, कामसूत्र प्रचलित दृष्टिकोणों के कोहरे और गलत अनुवादों के कीचड़ में खो गया। 20वीं सदी में फ्रायड ने पुरातन विचार को दोहराया कि एक महिला केवल एक पुरुष के साथ नियमित सेक्स के माध्यम से कामोन्माद प्राप्त कर सकती है। एक विचार जिसे कामसूत्र ने लगभग 2000 साल पहले खारिज कर दिया था। किसी भी अन्य प्रकार के कामोन्माद का कोई वास्तविक महत्व नहीं था। उनके शब्दों में यह अपरिपक्व था। इसलिए एक महिला की कामुकता बाकी सब कुछ बेकार था। इसका नतीजा एक पूरी सदी तक यौन पीड़ा के रूप में रहा। और भले ही अब हम बेहतर जानते हैं, लेकिन दृष्टिकोण बदलना मुश्किल है।
अगर मुझे एक चुनना हो तो शायद असली निर्णायक कारक यह है कि मैं 21वीं सदी में लोगों को कामसूत्र से परिचित क्यों करवाना चाहूंगा। वह है इसकी भाषा। घोर स्त्री द्वेषी और पूरी तरह से अपमानजनक शब्दों से दूर यौन व्यवहारों से जुड़ी भाषा के अलावा कामसूत्र की भाषा, साथ ही इसके बाद के 1500 वर्षों में इससे प्रेरित सभी साहित्य में एक हद तक परिष्कार, सुंदरता और सूक्ष्म आनंद की विशेषता है, जो महिलाओं के जननांगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों तक भी फैली हुई है। भगशेफ को मदन छत्री या प्रेम छत्र कहा जाता है। योनि को चंदन महल या सुगंधित महल कहा जाता है। अगर हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे हमारे कार्यों को परिभाषित करते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक ऐसी किताब है जो बहुत ही जानबूझकर हमें काल्पनिक जुनून की अनावश्यक हिंसा या बासी सेक्स की ऊब से दूर ले जा रही है और आनंद की एक ऐसी दुनिया की ओर ले जा रही है जहां उत्तेजना एक बार में एक छोटी सी नस के सिरे से होती है। जैसा कि नारीवादी नाओमी वुल्फ ने कहा है, जरा कल्पना कीजिए कि आज एक युवा लड़की अपने विकसित होते नारीत्व के बारे में कितनी अलग तरह से महसूस करेगी अगर वह महिला जननांगों के बारे में सुनी गई हर सामान्य कठबोली वर्णन में अनमोलता और सुंदरता के रूपकों का इस्तेमाल करती है और सेक्स का हर विवरण उसके आनंद पर केंद्रित होता है, वह आनंद जिस पर सामान्य सामंजस्य निर्भर करता है। भारत के साथ साथ प्राचीन चीन में भी कामुक ग्रंथों की एक प्रमुख संस्कृति थी। कुछ हजार साल पहले सीमाएं इतनी स्पष्ट नहीं थीं जितनी कि अब हैं और दोनों संस्कृतियों के बीच सूचनाओं और विचारधाराओं का आश्चर्यजनक आदान प्रदान होता था। दोनों ही संस्कृतियां सेक्स और कामुकता को जीवन के लिए जरूरी मानती थीं। मानवीय स्थिति, दोनों ने यौन परमानंद के अनुभव को स्वर्ग के वाहन के रूप में बढ़ावा दिया। दोनों ने इसे चिकित्सा विज्ञान के रूप में प्रसारित किया, सेक्स के उपचार और चिकित्सीय प्रभावों को सिखाते हुए। हालांकि मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि जहां चीनी मैनुअल यौन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, धक्कों की संख्या, शारीरिक तरल पदार्थ के स्तर, प्रवेश के लिए समय की लंबाई आदि का विवरण देते हुए, वहीं भारतीय ग्रंथ फोरप्ले और प्रलोभन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सेक्स से पहले और बाद में सही मूड कैसे विकसित किया जाए। प्रलोभन को एक कला माना जाता था और जब सावधानी से अभ्यास किया जाता था तो यह मन, शरीर और आत्मा को लाभान्वित करता था, क्योंकि यह धीरे धीरे सभी इंद्रियों को उत्तेजित करता था और हमारे भीतर अव्यक्त ऊर्जा को सक्रिय करता था। शोधन सर्वोपरि था। इसने मानव मन को ऊंचा किया और हमें बेहतर चीजों के लिए तैयार किया। तो फिर भारतीय ग्रंथों में यौन क्रिया की तुलना में प्रलोभन की कला को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया? मुझे कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने दें। जैसा कि मैंने कहा है, प्रलोभन की बेहतरीन कलाएं न केवल हमें जानवरों के स्तर से ऊपर उठाती हैं, बल्कि वे प्रेमियों की यौन ऊर्जा को सामंजस्य बनाने में बहुत प्रभावी थीं, ताकि यौन क्रिया पारस्परिक रूप से आनंददायक अनुभव बन जाए। प्राचीन लोग समझते थे कि प्रेमी के रूप में पुरुष और महिलाएं पूरी तरह से अलग अलग होते हैं और अगर उन्हें अपनी उत्तेजना की खोज करने के लिए छोड़ दिया जाए तो लगभग कोई ऐसा बिंदु नहीं होता जहां उनकी यौन ऊर्जाएं एक दूसरे से अलग हो जाएं। मेल खाएगा। पुरुषों की इच्छाएं आग की तरह होती हैं, जो जननांगों से शुरू होकर मस्तिष्क तक जाती हैं। उन्हें जलाना आसान है और उतनी ही जल्दी बुझाना भी। उन्हें पूरी तरह उत्तेजित होने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और वे तुरंत संतुष्टि से संतुष्ट हो जाती हैं। महिलाओं की इच्छाएं पानी की तरह होती हैं, जो सिर से शुरू होकर नीचे की ओर बहती हैं और पानी की तरह उन्हें उबलने में बहुत समय लगता है और ठंडा होने में भी उतना ही समय लगता है। कामसूत्र द्वारा बताए गए प्रलोभन की कलाएं अपने सैकड़ों नियमों और अनुष्ठानों के साथ दो लिंगों के बीच की खाई को पाटने के लिए थीं। उनका उद्देश्य पुरुष को धीमा करना और उसे अपनी उत्तेजना पर समय लेने के लिए प्रोत्साहित करना और साथ ही महिला को अपनी यौन ऊर्जा और इच्छाओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय और प्रेरणा देना था। प्रलोभन का लक्ष्य सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, इसमें हर एक इंद्रिय शामिल थी जो सबसे कामुक क्षेत्र मन से शुरू होती थी। कामसूत्र के अनुसार यही यौन तृप्ति के मार्ग की शुरुआत और अंत है। और इस बात पर जोर देने के लिए हालांकि कामसूत्र कामदेव, प्रेम और इच्छा के देवता के आशीर्वाद का आह्वान करता है, काम की संरक्षक देवी सरस्वती हैं, जो संगीत, साहित्य, शिक्षा की देवी हैं।
क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सांस्कृतिक रूप से अच्छी तरह से जानकार है, जो आपके दिमाग को उत्तेजित कर सकता है, वह सबसे आकर्षक आदमी है। मेरा दूसरा सिद्धांत यह है कि कामुक प्रेम और प्रलोभन की भारतीय कलाएं एक महिला द्वारा बनाई गई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत पहले कामदेव को महान भगवान शिव ने क्रोध के क्षण में जलाकर मार डाला था। आपने सचेत रूप से इस पर विचार नहीं किया होगा, लेकिन हम एकमात्र ऐसी संस्कृति हैं जिसमें कामदेव या इरोस का कोई भौतिक शरीर नहीं है, वह अनंग है। कामदेव की मृत्यु के बाद देवता उनकी पत्नी रति को उनके कर्तव्यों को संभालने के लिए मनाते हैं। जब वह अपने पति की मृत्यु के बारे में सुनती है तो दुखी रति खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन देवताओं द्वारा उसे मना कर दिया जाता है। दुनिया प्रेम और इच्छा के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। वह कुछ समय के लिए उनके बहुत महत्वपूर्ण कार्य को जारी रखने के लिए सहमत हो जाती है। भारतीय संदर्भ में कामदेव की भूमिका निभाना प्रेम बाण चलाने जितना सरल नहीं है, यह कहीं अधिक कठिन कार्य है और इसमें इच्छुक पक्षों को प्रेम की कलाओं की बारीकियों को सिखाना शामिल है ताकि उनका सही तरीके से अभ्यास किया जा सके। जैसा कि आप पाएंगे, कामसूत्र के बारे में कुछ भी उपयोगितावादी नहीं है। यह सेक्स के बारे में एक किताब नहीं है, बल्कि प्रलोभन की कला पर एक वाड़े मेकम है। यह चालाकी और परिष्कार के बारे में एक किताब है, जुनून और कौशल के बारे में, खुशी की बारीकियों और संतुष्टि की गहराई के बारे में, जहां उत्तेजना, शारीरिक अंतरंगता और मानसिक फंतासी का संयोजन है और सब कुछ एक उत्कृष्ट रिफाइनमेंट द्वारा संचालित है। द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन में मैंने कामसूत्र में मौजूद कई तरह के प्रलोभनों और विचारों में से प्रेम और सेक्स की बेहतरीन तकनीकों का सावधानी पूर्वक चयन किया है। चाहे वह प्रेम संदेशों के लिए नए नए कोड हों, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर इत्र लगाने के प्रभाव हों, कई तरह के चुंबनों का वर्णन हो, अपने प्रेमी के पैरों की मालिश कहाँ और कैसे करनी है, या संभोग के दौरान किस तरह के आभूषण पहनने हैं, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इस पुस्तक को लिखने का मेरा मुख्य उद्देश्य प्रलोभन के विचार को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है। जैसा कि वात्स्यायन कहते हैं, प्रलोभन कोई घटना नहीं है, यह आपके साथी के लिए करने के बारे में नहीं है, न ही यह रिश्तों में लोगों की विशेष संपत्ति है। प्रलोभन आपके लिए है। यह मन की एक अवस्था होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो आपके कदमों में स्फूर्ति, आपकी आवाज में लय और सेक्स में मजा भर दे। कामसूत्र हालांकि प्रलोभन की कलाओं का खजाना है, लेकिन इसके अस्पष्ट संदर्भों, अप्रचलित सामग्रियों और असंभव रूप से पुरातन भाषा के कारण इसे पढ़ना आसान नहीं है। मैंने जो जानकारी प्रसारित करना चाहा, उसे मैंने छोटे आत्मनिहित अध्यायों में ढाला है ताकि पाठक अलग अलग समय पर अपनी रुचि के अनुसार इसे पढ़ सके। मैं चाहता हूं कि पाठक इसे नए और रोमांचक अनुभवों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका के रूप में ले। प्रत्येक अध्याय का अंत मेरी सलाह शीर्षक वाले एक खंड से होता है, जिसमें मैं चर्चा किए गए कुछ विचारों का उपयोग करने के तरीके सुझाता हूं, मन को उत्तेजित करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए या अपने यौन जीवन को मजेदार बनाने के लिए। चाहे आप पान का उपयोग करके इश्कबाजी शुरू करने का फैसला करें या इत्र से अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करें, मेरी आशा है कि यह पुस्तक आपके यौन जीवन को हमेशा के लिए समृद्ध कर देगी। पुरुष और महिला का मिलन स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन जैसा है। उनके सही मिलन के कारण ही स्वर्ग और पृथ्वी हमेशा के लिए बने रहते हैं। मनुष्य ने यह रहस्य खो दिया है और इसलिए नश्वर हो गया है। इसे जानने से अमरता का मार्ग खुल जाता है। चैप्टर 2, प्रेमियों की गुप्त भाषा। कामसूत्र कहता है कि प्यार, प्रेमी और संभोग के आनंद को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। आप कैसे बता सकते हैं कि चुराए गए उन कुछ पलों का आपके लिए क्या मतलब था? आपने साथ में बिताई रात के जुनून का वर्णन कैसे किया, या आने वाली मुलाकात की बेहतरीन प्रत्याशा को शब्दों में कैसे व्यक्त किया? प्रेमियों के संदेशों को हर कल्पना के दायरे में फैलाना होता है और फिर भी और अधिक के लिए जगह बनानी होती है। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतीय साहित्य और कलाओं में एक आम कहावत थी, झनझनाती घंटियों की करधनी। सेक्स के दौरान एक महिला का शीर्ष पर होना आदर्श नहीं था। शीर्ष पर होने के लिए उसे एक असाधारण रूप से अच्छी प्रेमिका होना चाहिए, यानी उसे अपने कूल्हों को हिलाकर खुद को और अपने साथी को संभोग तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त अच्छा होना चाहिए। धड़ नहीं, सिर्फ कूल है। और इसलिए
वास्तव में निपुण वेश्याएं अपनी ऊपरी कमर के चारों ओर घुंघरुओं की करधनी पहनती थीं और सुनिश्चित करती थीं कि सेक्स के दौरान कोई भी घंटियाओं आवाज न करे। यह झनझनाती हुई कमरबंद कामुक कल्पना का प्रतीक बन गई, एक ऐसा मूड जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अपने प्रेमी के ऊपर चलती हुई महिला की अनुभूति, उसके झूलते स्तनों का नजारा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें और उसके झुमके उसके गालों को छूते हुए जब वह अपने प्रेमी के होठों को चूमने के लिए आगे झुकी थी। कोई उसके बालों के पर्दे का वर्णन कैसे करेगा जो प्रेमी के चेहरे पर गिर रहा था। यह था झनझनाती कमरबंद ने सब कुछ कह दिया। अगर आदमी ने अपनी मालकिन को उपहार के रूप में झनझनाती कमरबंद भेजी तो उसे पता था कि शाम में क्या क्या वादे होने वाले हैं। अगर कवि ने कहा कि उसने अपनी कमरबंद पहन ली है तो इसका मतलब यह था कि महिला ने शीर्ष पर अपना स्थान ले लिया है। गुप्त प्रेम संहिताओं और प्रतीकों का विशेषज्ञ ज्ञान कामसूत्र के 64 आवश्यक कौशलों में से एक था और समाज और प्रेम में किसी की सफलता के लिए अपरिहार्य था। वात्स्यायन ने प्रेम संहिताओं पर अपने अध्याय की शुरुआत उन पुरुषों को एक गंभीर चेतावनी के साथ की है जो इन संहिताओं को समझने के महत्व को कम आंकते हैं, महिलाओं के विपरीत जो स्पष्ट रूप से उनके महत्व को समझती हैं। वे कहते हैं कि एक आदमी अमीर, सुंदर और प्रेम की अन्य सभी 63 कलाओं में कुशल हो सकता है, लेकिन अगर उसे गुप्त प्रेम संहिताओं का कोई ज्ञान नहीं है तो उसके सपनों की महिला उसे उसी तरह छोड़ देगी जैसे कोई मुरझाए हुए फूलों की माला को फेंक देता है बिना किसी दूसरे विचार के कचरे में। अगर यह पता चल जाए कि किसी पुरुष को उसकी प्रेमिका ने छोड़ दिया है तो वह सामाजिक रूप से नष्ट हो जाएगा। कामसूत्र मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि किसी को बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर गहनता और एकाग्रता के साथ संहिता का अध्ययन करना होगा, क्योंकि यह संहिता इतिहास में किसी और की तरह नहीं है। एक बात तो यह है कि यह कागज और पेंसिल से पहले का समय था, इसलिए यह पूरा कोड पूरी तरह से शब्दों से बना नहीं था। यह वस्तुओं, इशारों और प्रतीकों की एक श्रृंखला थी। दूसरे के लिए यह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच निजी आदान प्रदान नहीं था। इस कोड को देश भर के हर प्रेमी को हर कल्पनीय स्थिति में काम आना था। इसके लिए एक विशाल शब्दावली की आवश्यकता थी जो हर भावना और स्थिति को कवर कर सके, और इसे इतना सूक्ष्म होना चाहिए था कि संदेश को प्रेम पत्र की सभी सूक्ष्मता और विस्तार के साथ तैयार किया जा सके, लेकिन शब्दों के उपयोग के बिना। उदाहरण के लिए बिहारी 17वीं सदी के कवि हमें बताते हैं, यह एक धार्मिक उत्सव था। जैसे ही पुजारी प्रार्थना की अग्नि के चारों ओर बैठते हैं, वह हमारा नायक कमल का फूल उठाता है और हमारी नायिका ओर देखते हुए फूल को अपने सिर से छूता है। जवाब में वह अपनी अरसी बीच में दर्पण के साथ अंगूठी उठाती है और उसका प्रतिबिंब और साथ ही सूर्य का प्रतिबिंब पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। वह मुस्कुराता है और संतुष्ट होता है। सिर पर फूल का अर्थ है चरण कमल या आपके चरण कमल। एक पुरुष महिला के पैरों को अपने सिर पर तभी रखेगा जब उन्होंने प्रेम किया हो, यानी वे प्रेमी हैं। जब हमारा नायक अपनी प्रेमिका को देखने के बाद कमल को अपने सिर से छूता है तो वह अपनी प्रेमिका से उस रात उससे मिलने की विनती, सूर्य को पकड़ना और फिर उसे अपने वक्ष से रखना यह दर्शाता है कि वह सूर्य से तब मिलेंगी जब वह अपने पर्वतीय घर में विश्राम करने के लिए चले जाएंगे। अब यदि वह प्रेम प्रतीकों से अनभिज्ञ होता, प्रेमियों की जरूरतें अनंत होती हैं और उन जरूरतों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक भी अनंत होते हैं। प्रेम एक ऐसा भाव है जो अनगिनत जरूरतों और इच्छाओं का मेल है। कामसूत्र इस भाव को समझने और व्यक्त करने का एक प्राचीन ग्रंथ है जो केवल शारीरिक मिलन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को भी उजागर करता है। प्रेमियों की जरूरतें अनंत होती हैं। यह जरूरतें कभी शारीरिक सुख की होती हैं तो कभी मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव की। इन जरूरतों को व्यक्त करने के लिए इंसान प्रतीकों का सहारा लेता है, जैसे स्पर्श, मुस्कान, उपहार या केवल एक दृष्टि। कामसूत्र के अनुसार हर व्यक्ति की प्रेम और संतोष की परिभाषा अलग होती है। यह ग्रंथ सिखाता है कि प्रेम को कैसे संवेदनशीलता और समझदारी के साथ व्यक्त किया जाए। यह केवल शरीर की भाषा नहीं, बल्कि आत्मा का संवाद है। प्रेम के प्रतीक जैसे फूल, संगीत या कुछ खास शब्द एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर को व्यक्त करने का माध्यम बनते हैं। यह अनंत प्रतीक प्रेमियों के रिश्ते को मजबूत और गहरा बनाते हैं।
कामसूत्र का संदेश यही है कि प्रेम की गहराई को समझें और उसे हर स्तर पर अनुभव करें। मेरी सलाह, अपने चुनाव पूर्व अभियान के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 29वें राष्ट्रपति वॉरेन हार्डिंग ने अपनी मालकिन कैरी फुलटन को कोड शब्दों की एक लंबी सूची भेजी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि अब उन्हें एक दूसरे को लिखे अपने पत्रों में इसका इस्तेमाल करना होगा। इस सूची में क्लाउडी जैसे शब्द शामिल थे, जिसका अर्थ था संदेश स्पष्ट नहीं है, रिपेयर, जिसका अर्थ था मैं आपसे न्यूयॉर्क में मिलूंगा, और मेरा पसंदीदा, आभारी, जिसका अर्थ था मेरे सारे प्यार की आखिरी बूंद तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी कोड भाषा सिर्फ उपयोगितावादी नहीं थी, इसे खूबसूरती से तैयार किए गए प्रेम पत्र के सभी रोमांस को समाहित करने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया था, और फिर भी जिज्ञासु आंखों से छिपा हुआ था। लंबे समय से प्रेमी एक दूसरे के साथ संवाद करने और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए गुप्त भाषाओं का उपयोग करते रहे हैं। यह अपने साथी के साथ रोमांस करने का एक आजमाया हुआ और परखा हुआ तरीका है। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रेमियों के बीच नूकी के लिए जितने अधिक बनावटी और गुप्त शब्द होते हैं, उनका रिश्ता उतना ही अधिक चंचल और अंतरंग होता है। यह यकीनन सबसे आसान काम है जो आप अपने रोमांस को मजबूत बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। अपने प्रेमी के साथ साझा करने के लिए कुछ गुप्त शब्द और अंदरूनी चुटकुले निकटता के अविश्वसनीय साधन हैं। यह न केवल अंतरंगता बनाता है, बल्कि एक अदृश्य परिधि, एक सीमा दीवार भी बनाता है, जिसके भीतर रिश्ते को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या आपके पास अपनी पसंदीदा पोजीशन के लिए कोई गुप्त शब्द है, या किसी निजी पल के लिए? कामसूत्र के अनुसार प्रेमियों को अपने रिश्ते को खास और गहरा बनाने के लिए अपनी गुप्त भाषा और प्रतीक विकसित करने चाहिए। यह गुप्त कोड, ट्रिगर शब्द या प्रतीक वह माध्यम हो सकते हैं जो उनके बीच मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करे। ऐसे कोड किसी भी स्थिति में उनकी कल्पनाओं और अंतरंग भावनाओं को जगाने का काम कर सकते हैं, चाहे वे कितने ही व्यस्त या सार्वजनिक माहौल में क्यों न हो। यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव बनाना शारीरिक संबंध जितना ही रोमांचक और संतोषजनक होता है। इस प्रकार की गुप्त भाषा एक सफल और आनंददायक रिश्ते का आधार बन सकती है। कामसूत्र क्या है? कामसूत्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है, जिसे महर्षि वात्स्यायन ने लिखा है। यह सिर्फ यौन शिक्षा का ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन, प्रेम और रिश्तों पर आधारित एक व्यापक मार्गदर्शक है। संस्कृत में लिखा गया यह ग्रंथ जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों, धर्म, कर्तव्य, अर्थ, धन, काम, इच्छा और मोक्ष, मुक्ति के संतुलन पर जोर देता है। कामसूत्र 7 भागों में विभाजित है, जिसमें हर भाग जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। यह ग्रंथ आकर्षण, आत्मविश्वास और संचार कौशल जैसे विषयों को भी गहराई से समझाता है। इसमें यौन संबंधों की शारीरिक और मानसिक गहराई के साथ साथ रिश्तों में विश्वास, सम्मान और संवाद का महत्व बताया गया है। कामसूत्र केवल एक यौन ग्रंथ के रूप में सीमित नहीं है। यह आत्मज्ञान, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन में संतुलन की आवश्यकता को भी सिखाता है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रतीक है, जो आज भी प्रासंगिक है। कामसूत्र न केवल व्यक्तिगत सुख, बल्कि एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, कामसूत्र केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का एक दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे आत्मज्ञान, प्रेम और संबंधों के माध्यम से एक संतुलित और पूर्ण जीवन जिया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे किस विषय पर वीडियो बनाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे किस विषय पर वीडियो बनाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।